हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न अन्य संसाधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैग्नीज के लघु भंडार ही मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया तथा अरकान्सास राज्यों में थोड़ी मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मिट्टी, हवा एवं कृषि नवीकरणीय संसाधन के रूप में है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला शीर्ष देश चीन है। अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, एस्बेस्टॉस और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति और चमक की विशेषता होता है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा या सीसा हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन अधात्विक खनिज है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्बेस्टॉस। अगला प्रश्न है, इनमें से गैर लौह धातु की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीन। अगला प्रश्न है, मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को डैश और डैश में निवेश करना चाहिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा और स्वास्थ्य में। मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। आगे के प्रश्न संसाधन के प्रकार एवं संबंधित पहलू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ही नवीकरणीय योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार। ये ऊर्जा के स्रोत समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण के अनुकूल हैं, जबकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा है, ये सभी समाप्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, नमक, पोटाश, सल्फर और बलुआ पत्थर गैर धात्विक खनिज श्रेणी से संबंधित है, जबकि लौह अयस्क, तांबा, चांदी, निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम आदि धात्विक खनिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन नवीकरणीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शंकुधारी पेड़ और कपास दोनों। शंकुधारी पेड़ और कपास दोनों नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरण संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, अथवा जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। अनवीकरणीय संसाधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है तथा इसके पुनः पूरित होने के हजारों वर्ष लग सकते हैं। इसका भंडारण सीमित होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीव, वन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खनिज। अगला प्रश्न है, भू-ऊष्मीय ऊर्जा जलाशय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। द्रव प्रमुख जलागार, वाष्प प्रमुख जलागार और जल रहित तप्त शिलाएं। द्रव प्रमुख जलागार, वाष्प प्रमुख जलागार, जल रहित
तप्त शिलाएं भू उष्मी ऊर्जा जलाशय हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापी ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह तथा गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का वर्ग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, जबकि व्यक्तिगत योग्य संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्ग हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव तथा समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संभावित, विकसित भंडार और संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता, संभावी संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, उपयोग एवं गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। वे पदार्थ जो उपलब्ध तो हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। संचित कोष भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीक से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु अभी उपयोग में लाया नहीं गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधनों में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खनिज। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, मत्स्य तथा जल विद्युत आदि। अगला प्रश्न है, संसाधन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी। मिट्टी सामान्य सुलभ संसाधन है। वितरण के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्व सुलभ संसाधन वे संसाधन हैं जो सभी स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे हवा आदि। सामान्य सुलभ संसाधन वे संसाधन हैं जो विश्व में अधिकांश स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे उपजाऊ भूमि, जल, मिट्टी आदि। विरल संसाधन वे संसाधन हैं जो विश्व में सीमित स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम आदि। एकल संसाधन वे संसाधन हैं जो विश्व में केवल 1 या 2 स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे क्रोमोलाइट धातु प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड से प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसाधनों का समान वितरण। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समान वितरण के अभाव में जहां एक तरफ गरीबी जैसी अनावश्यक बुराई व्याप्त होती है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक विकास के सीमित केंद्रीकरण से वैश्विक अशांति का वातावरण व्याप्त हो जाता है। आगे के प्रश्न प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। इस तरफ पेट्रो रसायन उद्योग और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सही सुमेलन इस प्रकार है, फिलाडेल्फिया और डेलावेयर का यूएसए होगा, एंटवर्प का बेल्जियम होगा, राजतनुरा का सऊदी अरब होगा और मॉन्ट्रियल का कनाडा होगा। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सूती वस्त्र उद्योग परंपरागत उद्योगों में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जैसे करघों को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी या बाजार, पानी की उपलब्धता आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़ों का उत्पादन होना चाहिए। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल कुटीर उद्योग के रूप में थे। सूती वस्त्र गर्म एवं आर्द्र जलवायु के लिए आरामदायक वस्त्र हैं। अगला प्रश्न है, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये सही नहीं है। इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ये सही है। यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। लौह एवं इस्पात उद्योग को प्रकाश उद्योग नहीं कहा जाता। लौह एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। अगला प्रश्न है, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ है, इसका मूल कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनेक उद्योगों की उपस्थिति। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। औद्योगिक पेटियों रोजगार की अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग भी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मिलान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेफील्ड का यूनाइटेड किंगडम, ये सही है। कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र इस प्रकार है। एशियन औद्योगिक केंद्र का जर्मनी होगा, तुला इस्पात केंद्र का मॉस्को होगा और किब्रोई राग इस्पात केंद्र का यूक्रेन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी होती हो या नहीं होती है पर निर्भर नहीं करते। यह उद्योग संगठक
पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक उद्योग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट। सीमेंट अधात्विक उद्योग है। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग हेतु भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा खनिज आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमेंट। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा उद्योग। सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। आगे के प्रश्न परिवहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है। परिवहन या यातायात के लिए मार्ग प्रायः निर्धारित होते हैं, जो स्थल, जल तथा वायु से होकर गुजरते हैं, जिन्हें क्रमशः स्थल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवहन के इन सभी साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सर्वाधिक लंबी सड़कें पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 63 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अलग अलग देशों के राजमार्गों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूची में उपयुक्त मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सही मिलान इस प्रकार है, ऑटोबान्स जर्मनी देश से संबंधित है, ऑटोस्ट्रेड इटली, मोटरवेज ब्रिटेन और ऑटो रूट्स फ्रांस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। विश्व की कुल मोटर वाहनों चलने योग्य सड़क की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांस कनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट के किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैंकूवर से सेंट जॉन्स सिटी। ट्रांस कनेडियन हाईवे पश्चिम तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन्स सिटी से जोड़ता है तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा को। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में
पोर्ट ऑगस्टा को जोड़ती है। यह महामार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेल परिवहन एवं वायु परिवहन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।